नमाज सकुशल संपन्न हुई। इस दौरान शहर के सिविल लाइन ईदगाह में हजारों नमाजियों ने नमाज पढ़ी और देश की तरक्की के लिए दुआ मांगी। आपको बता दें कि अयोध्या के ईदगाह स्थल पर अयोध्या नगर निगम ने नमाज पढ़ने की व्यवस्था की थी। वहीं प्रशासनिक सुविधा को लेकर डीएम नीतीश कुमार और सुरक्षा को लेकर एसपी सिटी मधुबन सिंह ईदगाह स्थल पर पहुंचे और ईद की नमाज संपन्न होने के बाद रोजेदारों ने एक दूसरे से गले मिलकर ईद की बधाई दी और देश की अमन चैन के लिए दुआएं भी मांगी। अल्लाहु अकबर। अलीगढ़ सहित पूरे देश भर में ईद उल फितर त्यौहार मनाया जा रहा है। वहीं इस बात को ध्यान में रखते हुए कड़ी सुरक्षा के बीच ईद की नमाज ईदगाह पर लोगों ने अदा की। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजामात किए गए थे। बहुत अच्छे तरीके से हुई है और मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से अपील की गई थी पुरानी ईदगाह को भरने के लिए, अभी मैंने मालूम किया था तो ये मालूम सही हुआ कि पुरानी ईदगाह भरी गई है। देखिए, सड़कों पर नमाज करने का कोई जवाब नहीं है। अगर कोई ऐसी सूरत पेश हो जाए जहाँ पर नमाजी ज़्यादा हों और जगह कम हो तो उस वक्त इजाज़त है, लेकिन आम हालत में इसकी इजाज़त नहीं है। जब यहाँ ईदगाह नई ईदगाह में मौजूद है, पुरानी ईदगाह में मौजूद है तो और उसमें आदमी समा सकते हैं तो फिर वहीं नमाज़ पढ़नी चाहिए। ये मैं बराबर अपील करता रहा हूँ और ये बात मुनासिब नहीं है कि सड़कों पर आई जाए। बहरहाल नमाज अच्छी तरीके से हुई है, पूरे इसके इस्लाम के साथ हुई है। पूरी कौम को मुबारकबाद और उन लोगों को जिन्होंने हमारे साथ। वहीं मुरादाबाद के ईदगाह मैदान में 20,000 से ज्यादा लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी। जितने नमाजी ईदगाह के मैदान में नमाज पढ़ रहे थे उससे कहीं ज्यादा नमाजी सड़कों पर नमाज पढ़ते नजर आए। भारी पुलिस फोर्स तैनाती पीएससी और यूपी पुलिस मुरादाबाद, एसएसपी, डीएम, एसपी सिटी सहित मजिस्ट्रेट भी सभी आला अधिकारी जो हैं वो मौके पर मौजूद रहे। देखिए, आज अच्छा अवसर है तो सबसे पहले मैं सभी जनपद वासियों को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूं। और निश्चित रूप से जब हम समाज में रहते हैं तो इसके फेस्टिवल्स तैयारियां पिछले लगभग हम लोग 15 दिनों से कर रहे हैं। और आज मुझे खुशी है कि चाहे सफाई की व्यवस्था हो, चाहे पेयजल की व्यवस्था हो, चाहे स्ट्रीट लाइट की व्यवस्था हो, चाहे विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था हो, चाहे सुरक्षा व्यवस्था हो, हर मोर्चों पर आज हम लोगों ने बेहतर काम किया है और विगत वर्षों से बेहतर व्यवस्था हुई है। इसके बारे में आप जो यहाँ के लोग उनसे जानकारी ले सकते हैं। और जहाँ तक जानवरों आदि की व्यवस्था है उनको भी पकड़ने की व्यवस्था पिछले एक हफ्ते से लगातार की जा रही थी। और पूरे जनपद में सभी ईदगाहों में, सभी मस्जिदों में अभी तक शांतिपूर्ण नमाज अदा हुई है और मैं पुनः सभी जनपद वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। देखिए, आज अच्छा अवसर। देखिए, सभी को जानकारी कि रमजान का महीना चल रहा था और रमजान के महीने से ही हम लोग सभी लोग जो जनपद में शांतिपूर्ण तरीके से इस त्योहार को संपन्न कराने के लिए सभी लोग इसमें मेहनत कर रहे थे और सभी जगह जो ड्यूटियाँ वो समय पर लगाई जा रही थी। और आज आप देख रहे हैं कि कल अलविदा की नमाज थी, उसके बाद में आज ईदगाह पर ईद की नमाज है वो पढ़ी जा रही है। यहाँ के लिए भी पूरी जो व्यवस्था है वो सभी जगह ड्यूटियाँ लगाई गई थी। सभी अधिकारी यहाँ पे है, प्रशासनिक और पुलिस अधिकारी सुबह से ड्यूटी पर थे और शांतिपूर्ण तरीके से सारा जो कार्यक्रम है उसको संपन्न कराया जा रहा है और कोई किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मुरादाबाद से ब्यूरो हेड दानवीर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। दानवीर, ईद का त्योहार है, किस तरीके का माहौल मुरादाबाद में नजर आ रहा है? तैयारियां किस तरीके की चल रही है मुरादाबाद में प्रशासनिक स्तर पर और लोगों में किस तरीके का उत्साह नजर आ रहा है? क्योंकि कोविड के बाद बहुत समय बाद पहली बार इस तरीके की भीड़ नजर आ रही है। नमाजियों की ईद का त्योहार लोग मनाते हुए खुशी से नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा जिस तरीके की भीड़ काफी समय बाद इकट्ठा हुई और एक तरीके से नवाजी जो इकट्ठा हुए और उन्होंने कम बहुत काफी बड़ी मात्रा में लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने नमाज को साझा किया। और देखिए, आप प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो प्रशासनिक जिला अधिकारी और एसपी मौजूद रहे। साथ ही बात करें तहसील लेवल की बात करें तो तहसील लेवल पर जो हमारे एसडीएम है और सीओ क्षेत्र अधिकारी वगैरह सब मौजूद रहे। साथ ही उन्होंने प्रशासनिक व्यवस्था बढ़िया बना रखी है और एक लोगों में जो ईद का उत्साह
काफी समय बाद, काफी लंबे समय बाद देखने मिला ये कोरोना काल के बाद। तो एक अलग खुशी उनके चेहरे पर नजर आ रही थी और इस तरीके से उसको साझा कर रहे थे जैसे लोग काफी समय बाद इतना इकट्ठे हुए हों और तमाम चीजें उनके चेहरों पर एक खुशी नजर आई थी। जी जी, ग्रामीण पुलिस प्रशासन की तरफ से क्या कुछ व्यवस्था की गई है विशेष ईद के त्योहार को देखते हुए? देखिए, ईद के त्योहार की बात करें तो उसको देखते हुए पुलिस प्रशासन की तरफ से काफी अच्छी व्यवस्थाएं की गई थी। पहले ही वो लोग तैनात हो गए थे, जैसे ईदगाह पर पहले ही जैसे 8 बजे का समय नमाज का था, उससे पहले ही वो लोग तैनात हो गए थे और पूरी व्यवस्था इस तरीके से बिल्कुल खड़े रहते और उसमें ये देखने मिला कि प्रशासनिक व्यवस्थाएं जो थी वो बिल्कुल इतनी चौकन्ने थे वो लोग कि अगर कोई भी जैसे जिस तरीके से अतीक वाला मामला चल रहा है तो कहीं ना कहीं इसको देखते हुए कोई लोग ऐसी बातें कहीं ना सालों इकट्ठा होकर ऐसी बातें न करने लगे, उसको देखते हुए प्रशासनिक व्यवस्थाएं बहुत बढ़िया रही और कहीं ना कहीं चौकन्ने रहे सब लोग और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई और अपने अपने घर लोग आराम से पहुंचे हैं और एक दूसरे के गले लगे थे। तब अब जैसा चुनाव है, निकाय चुनाव, उसको देखते हुए तमाम प्रत्याशी भी उसमें शामिल हुए हैं और प्रत्याशियों ने भी अपील की है सब लोगों से कि ईद को सही से मनाएं और अपने त्योहार को अपने घरों पर मनाएं और शांतिपूर्ण तरीके से व्यवस्था बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद दानवीर सिंह इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में ईद का त्योहार मनाया जा रहा है हर्षोल्लास के साथ। कोरोना के बाद काफी लंबे समय बाद एक बार फिर पुराने तरीके से, पुराने अंदाज में लोग ईद का त्योहार मनाते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं मुरादाबाद की बिलारी के ईदगाह मैदान में काफी बड़ी संख्या में लोगों ने नमाज अदा की, जिसमें बिलारी कस्बे के आसपास के लोग भारी संख्या में नमाज अदा करने पहुंचे थे। साथ ही निकाय चुनाव को देखते हुए प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई थी। इसमें ड्रोन की निगरानी से नमाज अदा की गई। साथ ही कई मुस्लिम प्रत्याशी भी ईदगाह के मैदान में नमाज अदा करते हुए नजर आए। वहीं पीस पार्टी के प्रत्याशी इकबाल ने जनता को ईद का त्योहार शांति से मनाने की अपील की। टाइम बाद ईद की नमाज ईदगाह में अदा की है, बहुत अच्छा महसूस होता है। जो लोग घर पे पढ़ते हैं तो वो भी कोशिश करें कि ईदगाह में ही नमाज अगर अदा करें तो और बेहतर होगा। ठीक है, सभी नगरवासियों को शुक्रिया सर। टाइम बाद ईद की नमाज ईदगाह में अदा की है, बहुत अच्छा महसूस। वहीं रायबरेली में भी धूमधाम से ईद का त्योहार मनाया गया। आज सुबह से ही बुजुर्गों और बच्चों में ईदगाह में पहुंचकर नमाज अदा की और एक दूसरे से गले मिलकर बधाइयां दी। इस दौरान छोटे छोटे बच्चे सुंदर पोशाकों में नमाज अदा करते नजर आए। वहीं सुरक्षा को लेकर पुलिस की तरफ से सतर्कता नजर आई। सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने अपने पूरे ज़िले को 5 जोन में बांटा है और 66 सेक्टर में। जोन में हमारे एसडीएम साहब और हमारे क्षेत्राधिकारी, सेक्टर में हमारे सेक्टर मजिस्ट्रेट हो गए, थाना अध्यक्ष हो गए, ये नज़र रख रहे हैं। बाकी जितनी ईदगाह है उनमें रात में भी हम लोगों ने गार्ड लगा रखी थी निगरानी के लिए, हमारी पोस्टर पार्टियाँ लगी हुई हैं। इसके अलावा हम लोग ड्रोन कैमरे से भी उन पर नज़र। वहीं रायबरेली जिले में एम्बुलेंस का संचालन करने वाली कंपनियों की लापरवाही से मरीजों के साथ साथ एम्बुलेंस चालक और परिचालक की जान जोखिम में पड़ रही है। एम्बुलेंस का नया मामला गुरबख्शगंज के मधुकरपुर गांव के पास से सामने आया। यहां पर मार्ग दुर्घटना में घायल 2 मरीजों को लेकर आ रही एम्बुलेंस की स्टीयरिंग अचानक से लॉक हो गई। स्टीयरिंग लॉक हो गई होते ही एम्बुलेंस अनियंत्रित होकर सड़क किनारे गड्ढे में गिर गई। एम्बुलेंस गिरने से आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं गंभीर हालत में रेफर मरीजों की हालत नाजुक बताई जा रही है। साथ ही एम्बुलेंस चालक और परिचालक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। स्थानीय लोगों की मदद से एम्बुलेंस में फंसे मरीज और घायल चालक परिचालक को बाहर निकाला गया। उन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल रेफर किया गया। लालगंज से रेफर लेके आ रहे थे, मधुकरपुर के पास स्टीयरिंग लॉक हुई और गाड़ी रोड से नीचे उतर गई। उसके बाद जो है गाड़ी निकलने की कंडीशन में रही कि हम अपने सहयोगों को फ़ोन किया, दूसरी गाड़ी आई। कितने लोग थे गाड़ी में? गाड़ी में हम 4 लोग थे, 2 पेशेंट के साथ, एक लोग मतलब 2 पेशेंट थे और हम। संवाददाता ओम शंकर शुक्ला फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ओम शंकर, स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से एम्बुलेंस हादसे का शिकार हो गई, क्या कुछ पूरा मामला है, डिटेल में बताइए।
जी, अगर बात करी जाए तो एक बेसिकली बड़ा हादसा होने से बच गया, क्योंकि मरीजों की जान बचाने के लिए एम्बुलेंस जो लगाई गई है वो एम्बुलेंस पूरी तरह से खटारा हो गई। और अगर ड्राइवर की बात करा जाए तो लगातार 3-4 महीनों से शिकायत कर रहा था कि गाड़ी खराब है, उसके बावजूद भी कंपनियों ने ध्यान नहीं दिया और जिसका खामियाजा उठाना पड़ा कि 2 घायल मरीजों को लेकर आ रही एम्बुलेंस जो है वो अचानक स्टीयरिंग लॉक होने से अनियंत्रित होकर गड्ढे में चली गई। गनीमत ये रही कि गाड़ी पलटी नहीं है, नहीं तो और बड़ा हादसा हो सकता था। तो ये निश्चित एक कंपनियों की लापरवाही सामने आई, जो शिकायत को लगातार नजरअंदाज कर रहे थे और एक बड़ी घटना होने से बच गई। जी, ओम शंकर, स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों का इस मामले में क्या कुछ कहना है? क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये मामला जो है बेहद संवेदनशील है, एक तरीके से लोगों की जिंदगी जो है खतरे में पड़ सकती है। ये घटना कल 10 से 11 बजे के बीच की है, लेकिन जो है इसको रात तक जो है पूरा जो है वो प्रशासन स्वास्थ्य महकमा दबाए रखा था। रात में जो है आपको बताए, मैं खुद हॉस्पिटल गया था और जो है घायलों से मिला हूँ और चालक परिचालक का बयान लिया है। कब जाकर ये मामला सामने आया है, चालक परिचालक लगातार शिकायत करे हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमा पूरे मामले को दबाने में जुटा रहा है। इसको लेकर भी जो है एम्बुलेंस चालक और जो उनके परिचालक है उनमें भी गहरी नाराजगी देखी जा रही है कि हम लोगों की समस्याओं का समाधान न करके जो है मामले को दबाया जा रहा है। ओम शंकर, इससे पहले भी कोई मामला इस तरीके का सामने आया है? जी हाँ, एम्बुलेंस जो पहले से लगी हो लगातार वही खटारा एम्बुलेंस चल रही है। किसी की टायर खराब है तो किसी की गाड़ी में और समस्या है, जबकि एम्बुलेंस एक ऐसी होती है कि इसको 24/7 बिल्कुल फिट होना चाहिए, क्योंकि अचानक जो है कभी भी गंभीर मरीजों को इलाज में भी अगर देर होती है तो मरीज की मौत भी हो सकती है। लेकिन जो है अगर कंपनियों की बात की जाए तो इस मामले में निश्चित कंपनियों की लापरवाही सामने आई है। अब स्वास्थ्य महकमा जो है वो आगे की कार्रवाई की बात कर रहा है। ओम शंकर शुक्ला, क्या जो एम्बुलेंस कर्मी हैं या एम्बुलेंस कर्मी की जो यूनियंस होते हैं, इनकी तरफ से एम्बुलेंस के रखरखाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग या फिर जो एजेंसियां उन पे कोई लिखित शिकायत दी गई है? हाँ, इसमें स्वास्थ्य विभाग का रहता है थ्रू जैम पोर्टल सारी एम्बुलेंस अटैच होती है, क्योंकि एक ही कंपनी का ठेका होता है और ये लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस में जो है वो चालक रखते हैं। तो इसमें स्वास्थ्य विभाग का दखल बहुत ज्यादा कम होता है। ये अपना पल्ला झाड़ने के लिए सीधे सीधे कंपनियों के सर पर जो है वो पूरा ठीकरा फोड़ देते हैं। लेकिन जिस तरह से एम्बुलेंस चालक अब आक्रोशित है इस घटना के बाद से, वो निश्चित इसमें कार्रवाई तय होना मानी जा रही है। बहुत बहुत धन्यवाद ओम शंकर इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो रायबरेली में अनियंत्रित होकर एम्बुलेंस जो है वो गड्ढे में गिर गई। हालांकि स्थानीय लोगों ने सभी घायलों को बाहर निकालकर अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि एम्बुलेंस की स्टीयरिंग लॉक होने की वजह से यह हादसा हुआ है। वहीं अगली खबर मिर्जापुर से है, जहां पर मिर्जापुर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल पुलिस ने एक ऐसे आरोपी को गिरफ्तार किया है जो कि महिला को नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करता था और वीडियो बनाकर युवती को ब्लैकमेल करता था। हालांकि पुलिस ने युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। थाना कोतवाली कटरा अंतर्गत एक महिला ने तहरीर दिया कि एक व्यक्ति द्वारा उसे नशीला पदार्थ खिलाकर उसके साथ दुष्कर्म किया गया तथा वीडियो बनाकर उसको ब्लैकमेल किया गया तथा उससे पैसे तथा जेवरात की मांग की गई। उक्त तहरीर पर थाना कोतवाली कटरा द्वारा छानबीन की गई तथा व्यक्ति जिसका नाम तौकीर अहमद पुत्र स्वर्गीय वजीर जो कि भटवा के पोखरी का रहने वाला है उसको गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध 83/23, 328, 376, 384, 419, 504, 506 तथा 67 IT एक्ट में मुकदमा लिखकर। वहीं औरैया जिले में पुलिस और एक मासूम का अपहरण करने वालों के बीच देर रात मुठभेड़ हो गई। ये मुठभेड़ तब हुई जब घर वाले मांगी गई फिरौती की रकम देने के लिए गए हुए थे और साथ में पुलिस की टीम भी मौजूद थी। पुलिस को देख अपहरणकर्ता बच्ची को छोड़कर भागने लगे और अपने आप को घिरता देख पुलिस पर फायरिंग कर दी, जहां जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी फायरिंग के इस दौरान अपहरणकर्ता के पैर में गोली लग गई और उसे तत्काल जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। सूचना पाकर मौके पर SP भी पहुंची। वहीं बच्ची को सकुशल परिजनों को सौंप दिया गया है। लगभग 2 बजे एक सूचना मिली थी कि पड़िन दरवाजे में एक महिला और उनके देवर ने आके सूचना दी थी कि उनके 2 बच्चे स्कूल गए थे, एक 8 साल का और एक 5 साल की बच्ची। तो 5 साल की बच्ची को का रिश्तेदार है, एक मामा का बेटा लगता है, ममेरा मामा है बच्ची का, वो उसे बहला फुसला के ले गया और बच्चे को बोला भी इसको
चिप्स वगैरह दे के हम स्कूल छोड़ देंगे। तो बच्चे ने लंच में जाकर देखा तो उसे बहन नहीं मिली, पर उसने उस समय सूचना नहीं दी। पुलिस को लगभग 2 बजे करीब सूचना मिली, जिसपे तत्काल टीम्स बनाई गई। टीम ने सर्वेलांस के माध्यम से और फिजिकल मूवमेंट करके जो है अभियुक्त से और परिवार को इस तरीके का भरोसा दिलाया कि पुलिस इसके पीछे नहीं लगी है, क्योंकि उन्होंने घटना ये घटी थी कि साहब सुबह ये 7:30 बजे स्कूल आई। तो ये स्कूल आई तो उसने ऐसे बीच में पकड़ लिया। किसने? दीपक ने। दीपक ये कौन है? दीपक इनके मामा हैं। सगे मामा है? हाँ, बच्ची के। ठीक है। तो जब मैं उनकी छुट्टी हुई तो मैं गया स्कूल में, तो मैंने कहा इनकी ड्रेस लेनी थी स्कूल की। तो मैंने इससे पूछा, वो इसका भाई था छोटा किशन, इससे बड़ा है। मैंने उससे पूछा बेटा बिट्टी कहाँ है? तो वो कहने लगा कि मामा ले गए, सुबह ले गए थे, घर पे पहुँची नहीं। मैंने कहा अभी तो। वहीं यूपी के बुलंदशहर में अंबेडकर जयंती के दिन खुर्जा नगर क्षेत्र में नाबालिग दलित युवती के साथ हुए दुष्कर्म मामले में अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। रेप पीड़िता नाबालिग दलित युवती एफआईआर दर्ज कराने के लिए करीब 1 हफ्ते से थाना खुर्जा नगर के चक्कर काट रही है, लेकिन अभी तक इस मामले में कार्रवाई तो दूर की बात है, एफआईआर तक दर्ज नहीं हुई है। अब दुष्कर्म पीड़िता ने अपनी आपबीती सोशल मीडिया पर बताई है। वीडियो में युवती रोती हुई नजर आ रही है अपनी कहानी बताते वक्त, लेकिन पुलिस के कान पर अभी तक जू नहीं रेंग रही। चलो कोई नहीं, मैं गई थी जयंती देखने के लिए। तो मैं, मेरे भाई, हमारे पड़ोसी हैं बलवीर शरण, उनके साथ गई थी जयंती देखने के लिए। तो मैं जयंती देखते देखते अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी थी, जिसके कारण मैं एक तरफ बैठ गई। हमारे पड़ोसी हैं प्रताप सिंह उर्फ बबलू, वो मुझसे बोलने लगे कैसे बैठी, क्या बात है। तो मैं बोलने लगी मेरी तबीयत खराब हो रही है इसलिए बैठी हूँ। तो मुझसे बोलने लगे चलो मैं दवाई लाता हूँ। तो मैंने मना करा, तो फिर भी वो बोलने लगे चलो कोई नहीं मैं दिलवा देता हूँ, क्या दिक्कत है। तो वो मुझे अपने साथ ले गए दवाई दिलवाने के बहाने वो मुझे एक कमरे पे ले गए। कमरे में दवाई दिलवाते उन्होंने मेरे को दवाई तो खिला दी, वहाँ कमरे पे ले जाकर। उसके बाद मैं हो गई बेहोश। उसके बाद नहीं रहा मुझे होश, तो मैं होश आया तो मेरे साथ बलात्कार किया गया था। तो मैं बड़ी मुश्किल से, तो मेरी लड़ाई झगड़ा भी काफी हुआ, बड़ी मुश्किल से उनके छोड़ के मैं उनसे बड़ी मुश्किल से बच के आई। तो मेरे साथी थे जो मुझे ढूंढ रहे थे, उनके पास आई मैं। उन लोगों को मैंने सारी घटना बताई। फिर मैं उनके साथ बड़ी मुश्किल से घर आई, वो मुझे घर लेके आया। तो फिर घर आकर मैंने अपने मम्मी पापा को बताया। तो मैं थाने भी गई थी, थाने में कोई इंक्वायरी नहीं की गई मेरी, ना किसी ने कुछ ध्यान दिया मेरी रिपोर्ट पे। एसएसपी के यहाँ गए तो वहाँ भी किसी ने ध्यान नहीं दिया मेरी बातों पे, वो भी टाल रहे हैं। मुझे न्याय दिलाइए, मुझे न्याय चाहिए। अगर मेरे को न्याय नहीं मिला तो मैं मर जाऊंगी। सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज होगी, सबके नाम नोटिस लिख जाऊंगी। मैं गई थी जयंती देखने के लिए। तो मैं और यही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बुलंदशहर से हमारे संवाददाता मुकेश आर्य फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुकेश, एक नाबालिग बच्ची के साथ अंबेडकर जयंती के दिन दलित बच्ची के साथ रेप होता है और अभी तक इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्या कुछ अपडेट है इस खबर को लेकर आपके पास? जी बिल्कुल बताना चाहूंगा। जनपद बुलंदशहर खुर्जा नगर का पूरा मामला बताया जा रहा है और एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दलित युवती अपनी रो रो कर अपनी आपबीती बता रही है किस तरह उस पर अम्बेडकर, एक तो जो नगर में अम्बेडकर जयंती की शोभा यात्रा निकाली है, बड़े धूमधाम से मनाई जा रही है। वहीं उस शोभा यात्रा को जो युवती देखने गई, पड़ोस के ही एक युवक ने उसका नशीला पदार्थ जो उसे पिलाकर उसके साथ बलात्कार की घटना को अंजाम दिया। कहीं न कहीं निंदनीय घटना सामने आई है, मानवता को संसार करने वाली घटना है। और सबसे बड़ी बात ये पीड़िता का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, वीडियो में साफ युवती कह रही है कि उसे 1 हफ्ते से वो थाने के चक्कर काट रही है और पुलिस रिपोर्ट दर्ज करने के लिए तैयार नहीं है। कहीं ना कहीं पुलिस की भी इसमें मनमानी नजर आ रही है। मुकेश, अंबेडकर जयंती के दिन ये घटना होती है। न्याय के पक्षकार सबसे बड़े अंबेडकर जी माने जाते हैं और उस दिन एक दलित युवती के साथ, खास बात यह है कि युवती दलित है और उसके साथ इस तरीके की घटना, दुष्कर्म की घटना होती है और अभी तक पुलिस की तरफ से एफआईआर तक नहीं दर्ज की गई। इस तरीके से उत्तर प्रदेश में बेटियां कहां तक सुरक्षित नजर आती हैं? पुलिस वालों का रवैया, 1 हफ्ता बीत गया है इस घटना को और अभी तक पीड़िता जो है उसकी एफआईआर नहीं लिखी गई है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं पुलिस की
कार्यशैली पर भी ये जो घटनाक्रम में सवालिया निशान लगाता है और कहीं ना कहीं पुलिस भी इसकी जिम्मेदार है। तो एक पीड़ित महिला, एक पीड़ित युवती, नाबालिग युवती है, उसका परिवार लगातार थाने की चक्कर काट रहा है, न्याय नहीं मिल पा रहा है। एसएसपी दफ्तर का भी दरवाजा खटखटाया, उसके बाद भी पीड़ित, जैसे वीडियो में बता रही है जो पीड़ित युवती, तो फिर एसएसपी दफ्तर के दरवाजा खटखटाया, उसके बाद भी आश्वासन मिला है, रिपोर्ट दर्ज हुई है, बड़ी कार्रवाई। यहाँ तक पीड़ित युवती का यह भी कहना है, अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती है वो अब मतलब आत्महत्या करने पर मजबूर होगी और जो सुसाइड नोट छोड़ेगी उसमें सबका नाम होगा। और वायरल वीडियो में सभी के नाम भी बता रही है। कहीं ना कहीं सबसे बड़ा जघन्य अपराध बता रहा है, जबकि हमारी यूपी सरकार बराबर कई महिलाओं के लिए अच्छा सशक्त कानून बनाए हैं, लेकिन इस घटना को देखकर लगता है कि जनपद बुलंदशहर में ऐसे कहीं ना कहीं उस जो महिला के सशक्त कानून बने हैं उस पर भी सवाल निशान लगने लगे हैं। घटना होने के बाद भी पीड़िता को न्याय नहीं मिल पा रहा, बहुत बड़ा अपने आप में सवाल बना हुआ है। जी मुकेश, इस वीडियो के वायरल होने के बाद क्या कुछ प्रशासन का कहना है इस पूरे मामले में? बिल्कुल, अभी प्रशासन इस संबंध में जानकारी चाहिए, प्रशासन का मामले की जांच है। सबसे बड़ी बात ये, अगर पहले अगर कोई इस तरीके का मामला है, दलित समाज छोड़कर अन्य किसी मामला अगर कोई थैली झूठी भी लेके पहुंच जाता, पुलिस बिना सोचे बिना जांच किए इसको तत्काल जो जीडी में यानी एफआईआर दर्ज कर दी जाती है। और जब कोई घटना सत्य होती है और जब कोई मामला किसी लोक कास्ट का या किसी गरीब व्यक्ति का आता है या दलित का आता है तो वहाँ पुलिस कार्रवाई करने में सकती है और जांच के नाम पर हफ्तों महीनों जो रिपोर्ट दर्ज करने लाती। कहीं ना कहीं पुलिस की भी बड़ी लापरवाही है और जिला प्रशासन की भी सबसे बड़ी लापरवाही सामने आ रही है कि मामला वायरल होने के, सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद भी पुलिस अभी तक हरकत में नहीं आई है। कहीं ना कहीं पुलिस की बड़ी लापरवाही भी बिल्कुल मुकेश, ये पुलिस की बड़ी लापरवाही है। घटना के 1 हफ्ते बाद भी अभी तक पीड़िता की शिकायत नहीं लिखी गई है। पीड़िता आत्महत्या करने की बात कर रही है लेकिन पुलिस के कान पर जू नहीं रेंग रही है। बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो मामला बुलंदशहर का है जहां पर अम्बेडकर जयंती के दिन एक नाबालिग दलित लड़की के साथ रेप की घटना होती है और अभी तक इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, जो कहीं ना कहीं पुलिस के रवैये पर सवाल उठाती है। वहीं कन्नौज के मेहंदी घाट स्नान करने गए सौलखी गांव के 6 लोग नदी में डूब गए, जिसमें 4 लोगों को बचाया गया जबकि 2 अभी भी लापता है। बता दें कि गांव में भागवत कथा चल रही थी, जिसके बाद गंगा में स्नान करने के लिए सकरौली गांव से काफ़ी लोग आए थे। यहां पर 6 लोग गंगा स्नान करते समय डूब गए, जिसमें से 4 को बचाया गया। हालांकि अभी तक 2 लोग लापता हैं, जिनकी तलाश गोताखोरों की तरफ से की जा रही है। मौके पर एडिशनल एसपी, सीओ सिटी, एसबीएम, तहसीलदार और भारी पुलिस बल मौजूद है। वहीं अगली खबर हापुड़ से है, जहां थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने अवैध मादक पदार्थ तस्कर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से पुलिस ने 70 किलो गांजा बरामद किया है, जिसकी कीमत लगभग 8 लाख रुपए बताई जा रही है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद हापुड़ के निर्देशन में चलाए जा रहे चेकिंग अभियान के दौरान थाना गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने एक तस्कर को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 70 किलोग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत 8 लाख रुपए बताई जा रही है। इसके पास से एक निसान सनी गाड़ी भी बरामद हुई है, जो कि तस्करी में प्रयुक्त थी और इसके साथी जो थे वो भी वांटेड है, जो कि फरार हो गए। और इस साथ ही साथ ये जो तस्कर है ये प्रोफेशनल तस्कर है गांजे का और एनडीपीएस अवैध मादक पदार्थों का। इसके ये पहले भी थाना पिलखुआ और कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर नोएडा से पहले भी जेल जा चुका है। इसके बाकी जो तस्कर है तो कहाँ से गांजा लाता था और किन किन जनपदों में सप्लाई करता था, क्या पता पड़ पाया पूछताछ में? इसमें अभी जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि ये मेरे साथ अपना उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए आर्या न्यूज़। नमस्कार।